आज हम आनंद हर्षुल की कहानी ढाका मलमल पर बात करने जा रहे हैं। ढाका मलमल कहानी से इतर एक शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी है और उससे जुड़ा इतिहास और भूगोल अपने आप में एक इतनी स्मृतियों को संजोए हुए है कि कहानी को अलग कर देंगे तो खाली इसके शीर्षक पर ही हम बहुत लंबे समय तक चर्चा कर सकते हैं। तो ये शीर्षक इतना मार्मिक और इतने सारे गहरे अर्थ लिए है कि कई सारी कड़ियाँ, कई सारी विस्मृतियाँ, स्मृतियों का एक कोलाज है इस शीर्षक के इर्द गिर्द। और कहानी, अब जब हम कहानी पर आते हैं तो कहानी इतनी सी है कि एक शहर में एक अनोखा मॉल बना और ऐसा अनोखा मॉल बना है कि अब शहर की पहचान ही वो हो गया है। ये एक प्रहसन और कहानी में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, उस पर हम बात करें तो अरब देश में काम करने वाला एक राजमिस्त्री का पुत्र, छोटा वाला पुत्र कई सालों बाद वापस खाड़ी से उस शहर में आया है। वो अपनी अम्मी को मॉल में ले जाना चाहता है। उसकी दिली इच्छा है कि वो हर बार आता है और अम्मी को कुछ न कुछ खरीदने के लिए बोलता है और अम्मी हर बार ना कह देती है कि मेरे पास सब कुछ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार वो बार बार वापस आग्रह करता है और आग्रह से ज़्यादा वो इस ज़िद पर आ जाता है कि इस बार तो अम्मा को कुछ न कुछ, अम्मी को कुछ न कुछ खरीदना ही पड़ेगा और वो उस नए मॉल में ले जाने की जिद पकड़ लेता है। वो पहले ना नुकुर करती है, फिर कहते हैं कि चलो उस नए वाले मॉल में हम चल लेते हैं। नए वाले मॉल में चल लेंगे तो फिर अम्मा बार बार सोचती है अम्मी के क्या खरीदा जाएगा, मेरे पास तो ये है, ये है, ये है। कहानी में बार बार अलग अलग परतों में अलग अलग कथानक जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इसमें कई सारे सिरे और जुड़े हैं रचनाकार ने कि भाई उसके पास ये है, इसका अभाव है, तो इसका अभाव है, तो इसका अभाव की वजह से ये पूर्ति भी हुई। उसने दोनों विन्यास को जोड़ने की कोशिश की है रचनाकार ने। फिर बहुत गहन चिंतन मनन होता है कि अम्मी के द्वारा कि क्या नहीं है, क्या नहीं है। फिर वो यकायक याद करती है अपने बचपन की स्मृतियों के उसके माँ के पिता के उस घर को याद करती है जहाँ वो पुराने नवाब रह चुके। नवाबी जाने के बाद उनके बावर्ची खाने में खानसामा थे, उनकी माँ के पिता यानी कि उनके नाना जान भी कह सकते हैं आप। तो वो स्मृतियाँ याद करती है कि हम लोग सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे और वहाँ की नवाबजादियों का जो परिवार था, वहाँ की स्त्रियाँ, महिलाएं या बेटियाँ ढाका मलमल के कपड़े पहनती थी और ढाका मलमल के कपड़े की बुनावट और ढाका मलमल की उपयोगिता और ढाका मलमल कैसे बुनाई की जाती है, कैसे उसकी कताई की जाती है, ढाका मलमल की उपयोगिता उसकी स्मृति में आज भी जस की तस बनी हुई है। तो वो सोचती है कि इतना बड़ा शहर का अनोखा मॉल है और ये मॉल भी इस तरह का बिंदु बन गया है कि शहर की पहचान ही ये मॉल हो गया है। मतलब शहर का इतिहास, सांस्कृतिक विन्यास और सारी चीज़ें तो परे धकेल दी गई है, लेकिन ये मॉल आज एक बड़ा सेंटर पॉइंट बन गया है जिसकी वजह से शहर जाना जाता है, जो लेखक बार बार इंगित कर रहा है या हमको बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस मॉल में तो 100/100% ढाका मलमल तो मिलेगा या ढाका मलमल से निर्मित कोई भी कपड़ा जरूर मिलेगा। तो वह अपनी अम्मी को ले जाता है कि और फिर वहाँ का मॉल का चित्रण है कि भाई मॉल में ग्राउंड फ्लोर पर ऐसा है और ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बाद इस तरह की सजावट वाली दुकानें हैं और साथ साथ ये बताया गया है कि 3 तरह के एक लोहे के पुतले उसको मिलते हैं। पहला तो एंट्रेंस पर जैसे ही मॉल के अंदर घुसते हैं तो एक पुतला बड़ा सा फ्रॉक कोट पहना हुआ, बड़ी सी पतलून और अजब टाइप के जूते, एक उसके हाथ में हैट। तो वो बड़ा अजब गजब क्लोन कि ये इस तरह का अजब गजब क्लोन क्यों है। तो अब लेखक उस पर दृष्टिपात करता है अपनी तरह समझ के अनुसार कि ये क्लोन दरअसल रॉबर्ट क्लाइव का है कि भाई रॉबर्ट क्लाइव की एक समय भारत के इतिहास में बड़ी विशिष्ट भूमिका रही है ब्रिटिश साम्राज्यवाद को फैलाने में। और सराजुद्दौला का, जैसा हमने अभी ठाकुरबाड़ी में भी पढ़ा, सराजुद्दौला से जो हमने लिया था पलासी के युद्ध के बाद, तो बंगाल में जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो हमारे रॉबर्ट क्लाइव ही बने थे और उन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्य का विकास और विस्तार किया था भारत में। तो रॉबर्ट क्लाइव के हवाले से क्लाइव ऑफ इंडिया की उपाधि जैसे उनको दी गई है, तो इसमें लेखक ने एक बात कही है। फिर साथ में अम्मा मॉल भी घूम रही है उनकी अम्मी के कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में तो ढाका मलमल से बुना कपड़ा या कोई एक ड्रेस है
लेकिन बेटे के दिमाग में इतना बड़ा मॉल है, वो कहीं बाहर आती जाती नहीं है, बाहर आती जाती भी नहीं है। और यहाँ लेखक ने एक इतनी महीन बनावट में एक बात कह दी है बिटवीन द लाइंस में कि उसका सबसे अच्छी सखा सहेली कौन है? वो नीम का पेड़ जो दहरी पर वो बार बार दिन के इतनी तेज गर्मी में भी वो बैठती है, और उसकी छाँव से उसको एक नए शांति मिलती है। उसके जीवन में मानो कोई उजास है उसकी शांति से, और वो उसका इतना अटूट साथी है। हर मौसम चले गए, संगी साथी बिछड़ गए, रिश्तों में खटास कड़वास आ गई, लेकिन वो नीम का पेड़ जस का तस, वो 17 साल की जब इस परिवार में आई थी ब्याह करके, उसके बाद से लेकर वो नीम का पेड़ जिस तरह से फला फूला है, और उसकी शाखाओं जो उसकी शेड से छाया उसको मिल रही है, मिलने के बाद मतलब जब भी उसके परिवार में कोई सुख दुख हुआ, या उसके पति से कोई अनबन हुई, या कोई भी मौके में उसने अपने आप को अकेला पाया, तो वो उस नीम का पेड़ ही उसका सबसे भरोसेमंद सखा के रूप में रहा। तो अब जिस व्यक्ति का सखा ही पेड़ हो सकता है, तो उसकी आप सोच सकते हैं कि कितना परम संतोषी अवस्था में वो व्यक्ति चला गया हुआ। उसके लिए तो क्या मॉल और क्या पास की कोई भी दुकान से खरीदी गई कोई वस्तु, फिर भी वो सोचती है, और वहाँ पर सभ्यता, परंपरा, वेलकम, वुमेन आदि इत्यादि दुकानों पर उसको ले जाया जाता है बेटे के द्वारा ले जाया जाता है। और वो वो कहता है इस रंग का सूट पहन लीजिए, सलवार कमीज इस रंग की ले लीजिए, इसका ये ले लो, जितने चाहे आपको पसंद है उतने ले लीजिए, 1, 5, 10, 15, कोई गिनती नहीं है, आपका जो मन हो। लेकिन वो हर बार बार पूछती है कि ढाका मलमल है। और एक जगह तो जैसे ही वो सभ्यता में घुसते हैं तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट भी सकते में आ जाती है, चौंक जाती है कि ये किस चिड़िया का नाम ले लिया उन्होंने, या ये कौन सी एक हवा में एक तीर आ गया कि भाई ढाका मलमल ये क्या है, हमने तो सुना भी नहीं है। तो वो अंदर जाके और कंफर्म करती है कि क्या ढाका मलमल कोई चीज़ है, तो दोनों के दिमाग से ऊपर की चीज़ होती है। तो ये कहते हैं हमने तो सुना नहीं है, नो मैडम, आप कोई और जितनी भी हमारे यहाँ वैरायटी है सूट्स की या अन्य चीज़ों की आप देख सकते हैं। तो उनका सफ़र आगे चलता रहता है। फिर इसी तरह से जैसे उनको रॉबर्ट क्लाइव मिले, उसी तरह से आगे की यात्रा में एस्केलेटर के पास उनको वो लॉर्ड वेलेंस्की मिलते हैं। लॉर्ड वेलेंस्की भी ब्रिटिश आधिपत्य में एक अलग भूमिका रही थी, उसमें हम बाद में बात करेंगे। और पहली मंजिल पे पहुंचने के बाद जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और थक हार कर बेंच पर बैठते हैं, वापस एक पूरा एक चक्कर लगाने के बाद वहाँ पर वापस उसको एक पुतला नज़र आता है, और वो पुतला एक बड़ी विभत्स सी हंसी हंस रहा ऐसा लग रहा था उस अम्मी को। और वो कह रहे थे कि ये जरूर लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट का पुतला लग रहा है। और लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने भारत के साथ जो किया नहीं किया उस पर हम आगे बात करेंगे। तो वहाँ पर एक तरह का प्रहसन भी है और एक कटाक्ष भी है। तो वो पूरे मॉल घूम लेते हैं और परेशान हो जाता है कि भाई ढाका मलमल तो मिल नहीं रहा है बेटा। और बेटा कहता है कि मैं अरब देश से भी ढाका मलमल ला सकता हूँ, लेकिन वो वहाँ से भेजने में इतना महंगा पड़ेगा, और मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन चला रहा हूँ, और इतने पैसे बचा के चल रहा हूँ कि गोल्डन सूप जो वहाँ पर गोल्ड के लिए मशहूर है अरब देशों में, उस दुकान में भी आज तक, उस जगह भी आज तक नहीं गया हूँ जहाँ भारत से लोग जाते हैं गोल्ड सोना खरीदने के लिए। मैं तो कभी वहाँ भी नहीं गया हूँ, क्योंकि 4 पैसे जोड़ के बच्चों का जीवन सुधार लें, घर में भेज दें, और वो बार बार भारत क्यों आता है। इसमें बहुत बड़ा एक लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो किस लिए आता है, मुनगे के लिए, कटहल के लिए, बड़ी बिंजोरी के लिए, अचार के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो घरेलू उत्पाद के रूप में होता है। माँ के हाथ का स्वाद वो हमेशा उस अरब देश में महसूस करता है कि भाई यहाँ सब कुछ मैंने जुटा लिया, राजमिस्त्री के रूप में मेरा काम भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन माँ के हाथ का स्वाद मुझे नहीं मिल रहा है। और बार बार भारत आने का सबसे बड़ा एक कारण यही होता है कि भाई माँ के हाथ के बना कुछ भी घर का खाना हो, या अचार या कटहल या कुछ भी ऐसी चीज़ मिल जाएगी तो मैं अपने आप को वापस तृप्त कर लूँगा। और कहानी में बहुत सारी चीज़ें और भी परतों में आती रहती है जो हम आगे चर्चा में बात करेंगे। मोटी बात इतनी यही की गई है कि बस एक अम्मी को मॉल घुमाने की इच्छा है, और ढाका मलमल की इच्छा उसकी पूर्ति नहीं होती है, लेखक ने ये बताया। और ढाका मलमल की इच्छा पूर्ति हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, उसमें संकेतों में कुछ बातें कही गई है। वो बातें हर व्यक्ति, हर पाठक अपनी अपनी तरह से समझ सकता है। इसका कुल जमा सार ये है।
आप बताइए। देखिए हम लोग तो बहुत नॉर्मल समझ में, आप बताइए। कोई बात नहीं, नॉर्मल सुनेंगे। इसमें एक्चुअली ये जो नॉवल है, अच्छा जी, इसके अंदर मेन रूप से ये है कि एक बेटा जो मिडिल ईस्ट में कहीं प्लम्बर है, वो अपने देश आया है और चाहता है कि अपनी माँ को कुछ ना कुछ अच्छी उसकी पसंद का दिलाऊं। इसी सोच के साथ वो अपनी माँ को किसी शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है। माँ को कई दुकानों पर सूट दिखाता है, लेकिन माँ के दिमाग में वो ढाका मलमल है जो उसने कभी बचपन में अपने नवाबों की बेटियों को पहनते हुए देखा था। वो जानती है कि ढाका मलमल है जो एक अंगूठी के अंदर से निकल जाता है, इस तरीके का कपड़ा उसे पसंद है, पर वो उस मॉल में उसे कहीं नहीं मिलता। बेटा बार बार जिद करता है, माँ को कहता है कि कोई भी सूट खरीद लो जो आपको पसंद है, पर माँ के दिमाग में ये होता है कि मैं ऐसा सूट क्यों खरीदूँ जो मैं बाद में ना पहन सकूँ और बच्चे के ऊपर उसका मतलब बेकार खर्चा बढ़े। वो एक्चुअली मॉल के हर एक मंजिल पर आयरन के बुत देखती है जो उसे 18वीं 19वीं सदी के और 21वीं सदी के लोगों को शॉपिंग कराने के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आखिर माँ थक कर बैठ जाती है पास में और देखती है एक और लोहे का बुत खड़ा है, और उसको देखने के बाद उसे लगता है कि ये वो ही है जिसने ढाका मलमल को ख़त्म कर दिया है। ढाका मलमल अब नहीं मिल पा रहा है और उसे वो लगता है वो विलियम विलियम बैंक्वेट का हाँ, पुतला है, और उसी की वजह से ढाका मलमल अब बंद हो गया है, और वो यही सोच में कुछ भी ना खरीद के वो बैठ जाती है। आप आगे बताइए। एक्चुअली मेल तो मेल जी बता ही देता है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने दबे हुए अरमानों को कभी किसी को ना बता सकी, अपने ऐशो आराम की उम्र में घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनी ख्वाहिशों को सीने में दफन कर रखा और कभी बाहर ना निकलने दिया। अपनी पक्की उम्र में भी उसके चेहरे पर तेज दिख रहा था जो शायद उसके संतुष्ट स्वभाव से मिला होगा। एक बेटा जो पहले तो रोजगार के लिए माँ को छोड़ प्रदेश चला जाता है, जबकि वहाँ भी उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल पाता। वो ही आज अपनी माँ को उसकी पसंद की चीज़ें दिलाने मॉल ले जाता है। हालांकि उसकी माँ के बहुत बड़े अरमान तो नहीं, मगर अपनी जवानी के दिनों में उसने अपनी मालिकों की बेटियों के मलमल के सूट पहने देखा था, तो आज तक उसने उसके जहन में एक रिक्त स्थान बना बैठा है। यानी उसका ये अरमान रहा कि वो भी ढाका की मलमल पहने, मगर उसकी कीमत इतनी ऊंची थी कि एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मॉल में ढाका की मलमल के नाम पर नकली मलमल खरीदने को तो राजी ना हुई। देसी नाम दुकानों की जैसे परंपरा सभ्य था, मगर मॉल में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी, देसी नहीं थी। असल में ब्रिटिश शासन में ही मलमल का उत्पादन रोक दिया गया था ताकि लोग विदेशी वस्त्र धारण करें। लिफ्ट के बाहर हाथ जोड़कर खड़े लोहे के आदमी को लेकर लेखक के मन में शायद उस समय का कोई भी ब्रिटिश रूलर जैसे रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली आदि आया हो और इस प्रकार उनका अभिवादन कर रहा हो जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने कभी भारतीयों से जबरन कराया होता। कर्मा रिटर्न्स वाली कहावत को जोड़ा गया है। तकरीबन पूरा मॉल छानबीन कर भी जब एक बेटा माँ को कुछ नहीं दिला पाया तो माँ अपने मरहूम पति की झूठी तारीफ करती है कि तुम्हारे अब्बू मुझे कुछ भी लाकर देते हैं, मगर मैंने कभी मांगा ही नहीं। मगर बेटा ही जानता है कि वो महज कपड़े या सामान दिलाकर तो माँ को कभी नहीं दिला पाएगा जो उसने अपने जीवन में खोया है। जैसे खाविन का सुख, खाविन के सौंप लाने आने पर वो सुख और तलाक के भय से मुक्ति, बेटों की ख्वाहिश, बेटों का भविष्य, बेटी के निकाह की बाद सुखी जीवन की गारंटी, मशीन की तरह बच्चे पैदा करते खोया यौवन, बुरके के बाहर ना झाँक पाने का सूरज, उसको देखने की ललक, शरीर पर वजह बेवजह खाविन की पिटाई के निशान मिटाने वाली मलहम, बुढ़ापे में जब तक बेटा बहू की बेरुखी की गुलामियत। सच कहा लेखक ने कि किसी बड़े मॉल में तो क्या दुनिया की किसी दुकान से नहीं खरीदा जा सकता। कहानी से दो बात ज़्यादा समझ आई कि रोज़गार के लिए अपने अपनों को, खास तौर से बुरे माँ बाप को छोड़ के जाना समझदारी नहीं है।
बेवकूफ़ी ही है। हालाँकि भरा पेट किसी को भी यह कह सकता है कि संतोष की रोटी से भी पेट भरा जा सकता है, ऐसा नहीं है। भूख लगने पर तो अनाज की रोटी ही से संतोष मिलता है। और दूसरी बात, समय पर अपने अपनों की कदर ना करने का संतोष। ज़रूरत के समय आपकी अनुपस्थिति की भरपाई कोई शौकीन या दवा नहीं करता। आप बहुत कुछ करो। मैं आज कल रात को ही पढ़ा था, आज सुबह पढ़ा था। मैंने कुछ लिखा इसके बारे में। ये मलमल के साथ की कहानी है, विशेषकर बंगाल के गौरवशाली इतिहास का अद्भुत कारीगरी और औपनिवेशिक शोषण के कारण इसके पतन की एक मार्मिक दास्तान है। और इसे बुनी हुई हवा या फिर एक हमने भी जिस तरह से देखा था बहुत बार, एग्जाम्पल की अंगूठी में से पूरा तार निकाल दिया या फिर उसको समेट के पूरे माचिस के डिब्बे में, या फिर कई जगह पे ये भी देखने को मिलता है कि उसको तंबाकू की डब्बी में डाल के जेब में डाला जाता है। इस तरह से उसकी विशेषता बताई है। फिर अंत में ये भी बताया कि उसका पतन किस तरह से हुआ, कि वो इतनी अच्छी कला थी भारत की, और कि अंग्रेजों ने उस पर ज़्यादा कर लगाया, उसको कहीं ना कहीं दमन किया था कि वो अपने यहाँ का बना हुआ कपड़ा भारत में खपा सके। तो उसको धीरे धीरे करके उस कला को और उस चीज़ को नष्ट करने की कोशिश जिसके द्वारा की गई, वही आखिरी पुतला है जो एक अभिवादन करता हुआ उसको दिखाई देता है। लेकिन वो अभिवादन किस काम का थी, उसको जो चीज़ चाहिए थी वही नहीं। फिर जो बेटा अरब देश से वापस आता है, तो कहीं ना कहीं कहानी रिलेटेबल भी मुझे लगी कि जिस तरह से मैं अपनी फैमिली से 10-12 साल बाहर रहा मुंबई में, और फिर जब मैं भी आता था साल 6 महीने में, 3 साल में, तो ख्वाहिश ये रहती थी कि घर वालों को जितना हो सके एंटरटेन करे, उनके साथ में रहे, मम्मी को कुछ दिला दे। तो उस वक्त इतनी समझ नहीं होती थी कि जो इस कहानी में बताया गया है कि एक 75 साल की महिला की उम्र में अगर हम उसको कुछ कहें कि क्या पैसे क्या चाहिए बोलो, मैं दिलाऊंगा। एक बेटा जब कैपेबल हो जाता है, यानी मैं जब हुआ था 2012-13 में मैं कमाने लग गया था, तो मुझे भी नहीं वो चीज़ मालूम थी कि माँ की ख्वाहिशें क्या है। मैं यही सोचता था कि कुछ भी ले लो माँ, साड़ी दिला देता हूँ, सैंडल दिला देता हूँ, ये दिला देता हूँ। वो चीज़ आज महसूस होती है जब हम मेच्योर हुए, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कहीं नहीं मिलती। आपने जो बताया, दुनिया की किसी मॉल किसी दुकान पे भी वो नहीं मिल सकती, कितनी भी कीमत दे। जैसे कि इस कहानी में बताया गया कि उसका वो बचपन नहीं मिलेगा, पति द्वारा पीटे जाने पे वो जो जख्म, वो तो उस वक्त तो भर गए, लेकिन उनका दाग जो अभी भी जख्म निशान अभी उनके मन में छपा हुआ है, वो मिटाने वाला मतलब कहीं नहीं मिलेगा। फिर उसकी बेटी, माँ बाप को सबको डर रहता है कि उसकी बेटी का भी विवाह होने के बाद उसका सुखी जीवन रहेगा, तो वो एक होप मन में था, उसको मिटाने की दवा कहीं नहीं मिलेगी, भले हम कितना भी खर्चा करें। फिर वो पति द्वारा पीटा जाना वो हो गया, और उसकी तरह से उसका जो जीवन बीता, बेटा भी, दोनों बेटे, शायद बड़ा वाला बेटा भी अरब देशों में चले गए, तो माँ के लिए भी ये बहुत बुरा होता है कि उसका बेटा उससे दूर चला जाए। फिर भी वो बेटा जिद करता है कि नहीं, मैं आपको कुछ ना कुछ तो दिलाऊंगा। तो फिर वो मॉल में जाते हैं, और जिस तरह से वो एस्केलेटर पर चढ़ने का डर लगता है, तो मैं जब अपनी मम्मी के साथ में 2012 में मॉल में गए थे, सन ऑफ सरदार फिल्म लगी थी, मैं मेरी मम्मी को पहली बार सिनेमा दिखाने लेके गया था। तो उस वक्त भी एस्केलेटर, वो पूरा सीन ऐसा सामने आ जाता है हमको कि वो एस्केलेटर चढ़ने को नहीं होता है, तो फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ के, मम्मी की एज इतनी नहीं होती तब, नहीं, वो कई लोगों को डर लगता डर है। ही लगता है, डर ही कनेक्ट कर पा रहे हो अभी लगता है। अभी भी लगता है। फिर उसके बाद में ऐसा हो गया, एक बार हम हरिद्वार गए थे, हमारी ट्रेन थी, तो एस्केलेटर पे चढ़ते समय चढ़ तो गए, हम भी चढ़ गए, मम्मी को भी, मेरा आस था कि मैं मम्मी को उस पर चढ़ा दूँ, तो मैं मम्मी को लेके चढ़ गया। पीछे मेरी बहन जो बीकानेर में रहती, वो चढ़ी, और वो मॉल में घूमती है, लेकिन फिर भी उसका पाँव फिसला और वो पलट गए। लोगों ने उसको उठाया, मैं भी ऊपर पहुंच गया, मैं वाकई भी नहीं आ सकता। तो वो फोबिया कहीं ना कहीं वापस एक बार जीवित हुआ मन में। फिर उसके बाद में उसको लिफ्ट से लेके जाते हैं और सब जगह से घूमते हैं। फिर एक खोखलापन ये भी इसमें देखने को मिला कि दुकानों के जो नाम होते हैं, फैंसी नाम, सिर्फ नामों को प्रयोग किया गया है, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, और ये व्यंग है। दुकानों का नाम देखने में लिखा रहेगा कि दुकानों का नाम इतना अच्छा है, लेकिन ये व्यंग है कि साला उसके अंदर जो चीज उसको चाहिए वो मिल नहीं रही है।
तो इस तरह से ये मार्मिक कहानी है और अंत में वो थक हार के आके बैठ जाते हैं और फिर वही जिसने स्थान मलमल के थान का पतन किया पूरा विशेष करके वही क्लोन उसको दिखता है। और ये तो हो गया कहानी का सार। और मलमल के थान के बारे में तो कहा गया कि मेघना नदी के किनारे एक विशेष कपास से उसके कपड़े से वो बनता था और उसकी कुटाई और उसको मछली के दांतों की कंघी से उसको साफ किया जाता था और उसको सुखाया जाता था नदी के बीच में नाव पे ताकि नमी भी बना रहे और सूख भी जाए। इतनी कला और इतनी मेहनत के बाद में वो जो बनेगा वो वाकई बहुत कीमती होगा। और फिर अंत यही होता है कि कहीं ना कहीं मन में पाठक के मन में पीस रह जाती कि कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए था उसको। अगर मलमल का सलवार कुर्ता ना मिला मलमल की साड़ी मिल जाती कुछ भी कुछ मिल भी मिल जाती लेकिन एंड ऑफ द डे उनका भाग दौड़ कहीं ना कहीं पूरी हुई। तो पढ़ने वाले पाठक को भी लगता है कि हाँ चल ऐसा लगता है जैसे मैंने मेरी माँ को कुछ ना कुछ सिखाया है। तो वो भी फिर एक मार्मिक अंत है उसका। तो ऐसा कुछ एस्केलेटर वाला तो बहुत लोगों ने कनेक्ट किया होगा। है। एस्केलेटर वाले उससे तो बहुत लोगों ने कनेक्ट किया होगा कि डर रहा है। हाँ एजेंट लोग नहीं कर पाते। धागा मलमल एक ऐसे माँ बेटी की कहानी है जिन्होंने संघर्षों की आग में तपकर बुढ़ापे की तंग गली में प्रवेश कर लिया है। माँ बुढ़ापे की गली में पहुंच चुकी है तो बेटा गली की मुहाने पर खड़ा है। माँ के चेहरे पर भले ही आज संतोष की चमक है पर अतीत में उसके चेहरे पर एक डर बना रहता था। उसके खाबिन के दूसरे निगाह का डर तलाक का डर। वो एक ऐसे तबके की औरत थी जो हमेशा एक डर के साए में जीती है। माँ का चेहरा झुरी रहा है, कंधे टेढ़े मेढ़े हैं और कदम लहराते हैं, लेकिन उसके भीतर संतुष्टि का भाव है। उसे भौतिक वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी दिलचस्पी अपने बेटे की पसंद के स्वादों को रचने में है, फिर चाहे वो मूंगे की सब्जी हो या फिर कटहल। हर वो चीज जो उसके बेटे को पसंद हो वो उसे बांध कर दे देना चाहती है, भले ही उसके बेटे को एयरलाइन को अतिरिक्त भुगतान क्यों ना करना पड़े। जैसे मैं मतलब तरुण जब पेट्रोल जाता था तो मैं उसके साथ कितना सामान रख देती थी कि उसके दोस्त कहते थे कि माँ बैंगलोर में क्या कर्फ्यू लगने वाला है। कुछ समय में ही वो अपने बेटे को सब कुछ खिला देना चाहती है, सारा प्रेम उसको लुटा देना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगली बार जब उसका बेटा आएगा तो उसके तन की इमारत रह चुकी होगी। दूसरी ओर उसका बेटा है जिसके चेहरे पर भले ही मुस्कान है लेकिन एक असंतोष सा है। असंतोष माँ के हाथ के स्वाद को अरब न ले जा पाएगा, अपने बच्चों को उन स्वादों का रसास्वादन न करवा पाएगा। असंतोष अपने बचपन को फिर से जीना पाने का। ये कहानी भले ही अतीत की है पर आज ये दोनों आज के समय की पहचान एक मोड़ में खड़े हैं। अपनी अपनी भाव भंगिमाओं में एक अजीब सा विरोधाभास भी है। कहानी उन मनोवृत्तियों और आंतरिक अनुभूतियों की भी है जो सब कुछ पा लेने की आशा से घर से दूर जाकर अपनी गलियों की तलाश में ही लगे रहते हैं। बेटा माँ को एक मॉल में लेकर आया है घूमने के लिए या फिर उसको थोड़ी खुशी देने के लिए। वो चाहता है कि माँ अपने लिए कुछ खरीद ले जो उसने आज तक ना खरीदा हो। कुछ भी हो बस खरीद ले। इस कुछ भी खरीद लेने के भीतर वो फिर कब देश आ पाएगा या जब तक रहे माँ रहेगी या नहीं इसका भी दबाव है। लेकिन माँ के संतोष की पराकाष्ठा देखें कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसने अपने जीवन में कोई ऐसी कमी देखी, जो कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने सोची हो वो तेरे अब्बा ने मुहैया ना कराई है। और वो मुस्कुराकर खो जाती है अपने विचारों में कि अगर मॉल में सब कुछ मिलता तो वो अपने छोटे मोटे सूट तसल्लियाँ न खरीद लेती। क्या मॉल में खाबिन का साथ मिल सकता है? क्या मॉल में बेटी का सुख बेटे का रोजगार मिलता है? अगर ऐसा होता तो फिर उसके बेटे को काम की तलाश में वतन से दूर क्यों न जाना पड़ता। मटीरियलिस्ट चीज़ों की तो उसकी अब कोई चाह ही नहीं थी। वो तो बस अपने बेटे का मन रखने के लिए आ गई थी, वरना उसकी उम्र वालों को तो शादी मन्नत सुन्नत आदि के अलावा कौन बहाना होता है घर से निकलने का। खैर बेटे के बार बार इसरार करने पर वो अपने मन को टटोलती है कि वाकई में उसको क्या चाहिए। उसका मन उड़कर अपने बचपन में पहुंच जाता है। यहाँ से कहानी इतिहास में प्रवेश कर जाती है। वो एक नवाब के बावर्ची की बेटी थी। नवाब की बेटियां और स्त्रियां धागा की मलमल की कमीज पहना करती थी।
उसने सुन रखा था कि ढाका की मलमल इतनी पतली होती है कि उसका पूरा थान एक अंगूठी में से निकल सकता है। आज सालों बाद सारी नवाब जातियां उसके सामने आ खड़ी होती हैं। मॉल की चमक दमक ब्रॉडेड कपड़ों के बीच माँ को ढाका मलमल की एक कमी चाहिए, यानी अपना बचपन, एक टीस, बराबरी नवाब जातियों के समक्ष खड़ी होने की, भले ही वो सदियों बाद ही क्यों ना मिले। एक बात और गौर करने की है कि पूरी कहानी में लेखक ने पात्रों को नाम नहीं पुकारा, केवल माँ बेटा का ही संबोधन दिया। सभ्यता और परंपरा जैसे नामों वाले शोरूम में बेटा उसको लेकर घूमता है, लेकिन संस्कृति सभ्यता से सुशोभित परंपरागत मलमल परिधान उसे कहीं नहीं मिलता। लेखक ने बड़ी सादगी से जताया है कि कैसे बाजार हर चीज को बेचता है, पर तहजीब और धरोहरें नहीं बेचता। ढाका मलमल को ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की भेंट चढ़ गई थी। ढाका मलमल को न मिलना था न मिली, पर कई सवाल छोड़ गई। अंग्रेजों ने मलमल के कारीगरों की उंगलियां ही नहीं कटवाई, बल्कि एक साझी विरासत और हुनर का ही अंत कर दिया। और ये बात लेखक ने बेहद खूबसूरती से बिना कोई क्रूरता और खून खराबा दिखाए बताई है। कहते हैं जब समय का पहिया घूमता है तो लॉर्ड विलियम को भी हाथ में हैट लेकर झुककर अभिवादन करने वाला बना देता है। तो ये कहानी अभी अभी मैंने पढ़ी है, मतलब आप लोगों के विचारों से भी अभी मैंने कुछ मेरे विचार बने। मुझे लगता है कि हर कहानी में दो पार्ट, एक उस कहानी की यूनिकनेस और एक उस कहानी की सार्वभौमिक। उस कहानी की यूनिकनेस में आप सबने जिक्र किया। हमें यहाँ तक पता है कि ढाके की मलमल एक अंगूठी से गुजर जाती है, एक माचिस में रखी जा सकती है, लेकिन इस कहानी की यूनिकनेस ये है कि इसको भूली हुई हवा का नाम दिया और इसके बनने की पूरी प्रक्रिया ये इस लेखक की एक, जिसको कह सकते हैं कि रिसर्च, ढाके की मलमल के बारे में जानने की और उसको एक कहानी के क्राफ्ट के रूप में बोलने, वो इस कहानी की एक यूनिक। और इसकी जो सार्वभौमिकता का जो रूप है वो है कि वो अम्मी क्या ढूंढ रही है, ढाके की मलमल क्यों ढूंढ। दरअसल हर व्यक्ति अतीत जीवी, वो अपने अतीत को ढूंढ, वो उस अतीत को ढूंढ रही है जहाँ नवाब जातियां उसकी सहेली थी। वो उस अतीत को ढूंढ रही है जिसमें औरंगजेब की बेटी ढाके की मलमल पहन के गई है, जिसमें भी वो सांप का खून, वो उस अतीत को ढूंढ रही है। और वो केवल माई ने अतीत को ढूंढ रही, उसका बेटा भी अपने अतीत को ढूंढ, वो उसके बनाए हुए खाने को, उसके अचार को, उसके वो अपने उसके लिए। तीसरी सार्वभौमिकता ये है कि चेंज इज द इटर्नल रूट, परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। और वो परिवर्तन का शाश्वत सत्य ये है कि वो सब मॉल में दुकानों के नाम, आप संस्कृति परंपरा से शुरू होकर प्रकृति और आधुनिकता तक आते हैं, लेकिन परिवर्तन की शाश्वतता के नियम के बावजूद भी व्यक्ति अपने अतीत को ढूंढता, ये भी उतना ही सत्य। आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि या तो हम अतीत में जीते हैं या भविष्य में जीते, या तो स्मृतियां हैं या डर। और ये इस कहानी की सार्वभौमिकता है कि ढाके की मलमल के रूप में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया। और तीसरा जो इसकी वो यूनिकनेस कहें या सार्वभौमिकता कहें कि जो विदेशी सत्ताएं इस देश में आई, अंग्रेज के रूप में या कोई, उन्होंने अन्य आक्रमण तो किए ही, सांस्कृतिक आक्रमण किए। और सांस्कृतिक आक्रमण इस तरह से किया कि उन्होंने
हमारी संस्कृति की जड़मूल चेतना को समाप्त करने का प्रयास था। आर्थिक कारण तो थे ही, क्योंकि अंग्रेजी मशीनी माल बिके, वो आर्थिक कारण ठीक है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसकी यूनिकनेस ही खत्म करो इस देश की। तो उन्होंने कारीगरों की उंगलियां कटी, लेकिन लेखक ने ये भी कहा है कि उंगलियां कटने के बाद भी धागे की मरमल बनती रही, लेकिन आखिर में उसने दम तोड़ दिया। तो दम तोड़ दिया का प्रतीक रूप में कहाँ आते हैं? वो 3 लोहे के पुतले, और 3 लोहे के पुतले ये बता रहे हैं कि चलो हम चले तो गए हिंदुस्तान छोड़ के, लेकिन हम मौजूद हैं, हम लोहे के पुतलों के रूप में। तो ये इसकी कुछ यूनिक फीचर्स हैं, इसकी कुछ साधन यूनिक अच्छी। आनंद अश्रु की जो कहानी है वो समस्या प्रधान भी कहेंगे और समस्या को एक इतिहास के तथ्यों से जोड़ते हुए कहानी कही गई है। तो समस्या है, एक जो कहानी का जो प्लॉट है वो है, एक मुस्लिम परिवार है और उसमें एक वृद्ध महिला है, उसकी कहानी है। तो एक महिला का अंतर्द्वंद है, वो अपने उसकी वेदना है, वो अपने दुख को शायद किसी को नहीं बोल पाई, लेकिन जब उसका बेटा अरब देश से आने के बाद जब माँ से कहता है, माँ कुछ तो याद करो, तो आपको कुछ तो पसंद होगा कभी, तब जब वो अपना अतीत देखती है तो उस अतीत में उसे याद आता है कि बचपन से लेके अब तक उसके साथ रहा क्या, ऐसा क्या था। तो बहुत सारी इच्छाएं थी जिसका वो दमन करती रही। वो इच्छाएं तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो इसमें उजागर हुए हैं कि बहु विवाह की जो थीम है, तलाक दे देना, ये डर उसके अंदर है, बहुत सारे बच्चे पैदा करना, ये उसके अंदर, वो भी वेदना है उसके अंदर। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जब जो चीज़ या जो शौक हमारा जिस समय पे होता है वो आगे भी रहे, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने शौक को जब समय मिले तो अपना जी लेना चाहिए, अपना एंजॉय कर लेना चाहिए, लेकिन उसको तो वो समय भी नहीं मिला और अंत में आके अब उसको शायद उसकी उम्र भी नहीं है कि वो इस तरीके का कोई शौक भी रखे, लेकिन हाँ वो याद करती है इस चीज़ को कि हाँ ढाका मलमल का ऐसा कोई फैब्रिक था जो शायद उसके पास भी होता, उसे अच्छा लगता, उसके पास ऐसे कपड़े होते। तो ये उसकी सारी वेदना है। और दूसरी जो समस्या है वो है प्रवासी मजदूरों कि उसका बेटा भी एक समस्या लेके घूम रहा है कि प्रवासी मजदूर क्या है, वो प्लम्बर है और निम्न वर्गीय परिवार है, बड़ा बेटा है वो भी राजमिस्त्री है, तो उसके बारे में भी एक व्यंग्य कहा गया है कि वो धरती की तरफ झुक रहा है। तो ये सारी कहानी चलती है। तो प्रवासी मजदूरों का ये कि वो प्लम्बर है, कमा रहा है, इस देश में उसे इतना पैसा नहीं मिल रहा था, वहाँ मिल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं मिल रहा है कि वो अच्छे से अपनी माँ को शॉपिंग करा पाए या माँ को अपने साथ ले जाकर उनके दोनों तरफ के टिकट करा पाए। तो बहुत एक आलीशान जिंदगी तो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी इच्छा है जो हर बेटे की लगभग होती है कि हाँ अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे, लेकिन वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि माँ को मॉल में ले जाए। मॉल में भी ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा बताया गया कि ढाका मलमल क्यों नहीं मिल रहा है। रॉबर्ट क्लाइव के पुतले को देख के वहाँ से कनेक्ट की जा रही है स्टोरी कि इस तरीके से जो रॉबर्ट क्लाइव है, किस तरीके से भारत की समृद्धता को नष्ट किया गया कुछ मुगलों के द्वारा, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, बिजनेस और ये सारा जो स्ट्रक्चर रहा उसमें भारत की जो समृद्धता थी, उसकी सांस्कृतिक जो धरोहर थी, उस सब का दमन जो उसको नष्ट किया। बहुत सारी चीज़ें, ये तो एक टॉपिक होगा आई थिंक ढाका मलमल का। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इतिहास में लिखी भी नहीं है और जो नष्ट हो गई, हमारा इतिहास ही नष्ट कर दिया गया, बहुत सारा इतिहास ही नष्ट है। तो ये सारी कहानियाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुस्लिम समाज की एक स्त्री को अगर समझना हो, एक टिपिकल टाइप का जो उनका रहता है ट्रेडिशन, तो ये कहानी बहुत कुछ बोलती है कि स्त्री की वेदना की वो दहलीज पे बैठी हुई है। एक तीसरी मुझे जो समस्या लगी वो हमारे वृद्धजनों की लगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में हमारे वृद्धजन बस घूमते रहते हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसा उस माँ के साथ भी हो रहा है कि कभी कोई ओकेजन है तो स्पेशल ओकेजन पे ही कोई लेके जाएगा, तो उनकी इच्छाएं भी नहीं है, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, ठीक है बेटा आता है तो बेटे के लिए बहुत सारी चीज़ें पैक करनी है, ये इच्छा रहती है। तो बहुत सारी इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं कि जब हम शायद मतलब एक इंडिकेशन भी मुझे लगता है कि हाँ कि कैसे वृद्धावस्था में समय को मतलब जो निम्न वर्ग है कि वो उनके पास कोई काम भी नहीं है और बच्चे हैं वो भी राजमिस्त्री जो बेटा है वो लेटा ही रहता है। तो उस सीन को जब देखते हैं तो लगता है कि हाँ मतलब एक स्त्री जो है
कि और स्पेशली ये कैरेक्टर जो है उसके अंदर बहुत वेदना है, कष्ट है, दुख है, लेकिन वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। मैंने ये स्टोरी पढ़ी आनंद अश्विनी की ढाका में, तो इससे मुझे ये समझ आया कि एक माँ है जो 70-75 साल की हो रखी है और बच्चा वो भी मतलब 50-55 पर है। उस मतलब एक तरह से देखा जाए उनका एज ऐसा हो चुका है कि अब उनके अंदर वो सब चीज़ें नहीं होगी, मतलब जो अभिलाषाएँ वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें दमन हो चुकी हैं। फिर भी इस कहानी से ये दिखाया गया है जो माँ और बेटे का जो प्रेम है वो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा कि अभी भी इस एज में जाके भी जहाँ बच्चा 5 साल का होता है तो माँ उसके लिए सोचती है बच्चे के लिए ये करना है वो करना है। आज वो बच्चा, वो माँ खुद 55 साल का होती है, वो बच्चा अपनी माँ के लिए सोच रहा है कि माँ को मैं ऐसा कुछ दिलाऊं जो माँ की इच्छा कभी दबी रह गई है। तो मुझे सबसे अच्छा पार्ट इसका ये लगा कि मतलब एक दिखाया कि बच्चे के अंदर अगर आप अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा नो डाउट आपको वापस देगा वो चीज़। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी इसके अंदर। फिर वही है स्टोरी तो पूरी कि ढाका के मलमल के ऊपर है, माँ के अंदर जो दमन हो गई वो इसीलिए वो एक कहानी ऐसी बताई है। इस कहानी के अंदर ऐसा बताया कि आप एक स्त्री को देख सकते हैं, वो अपनी हर इच्छाएं, नो डाउट आप कितने भी मतलब रिच भी होंगे ना तो भी वो जो एक लेडी है वो अपने मन में कुछ ना कुछ इच्छा जरूर मारती है किसी ना किसी जगह। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कुछ तो उसने मारा जरूर होगा, तभी वो सब चीज़ों को एक साथ लेके आगे बढ़ गए। तो वही है, अभी निम्न फैमिली है तो इसने तो हर इच्छाएं जैसे मारी हैं, डर है कि तलाक ना हो जाए, दूसरा शादी ना कर ले पति, ये सारी उसको टेंशनों के साथ में ही उसने अपना जीवन काटने के बाद में अब उसका बच्चा इस लायक हुआ है तो वो सोच रहा है कि माँ को मैं अपनी अपनी माँ की इच्छा पूरी कर सकूँ। तो माँ को उस समय अब इच्छा ही नहीं है, वो वाला पॉइंट आ गया, अब इच्छा ही नहीं है। जब मतलब सब कुछ हो जाता है तो होता इच्छा ही नहीं है। तो इसीलिए कि जब भी हमको मौका मिले तो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना चाहिए, जो भी हमारी इच्छाएं पूरी ना कर पाओ लेकिन वहाँ तक जाने की कोशिश जरूर करो, ताकि एक एज आने के बाद अपने मन में ये ना हो कि हाँ हमने ये चीज़ वहीं पर छोड़ दी, अगर वहाँ पर थोड़ी कोशिश की होती तो शायद हमें वो चीज़ मिल जाती। ऐसा तो नहीं होता कि नहीं मिल पाती। फिर इसने एक बताया कि नीम के पेड़ से जो दोस्ती हो जाए, तो मुझे लगता है आज अभी के समय में सबकी यही होती है स्टेज। जो भी वृद्ध लोग हैं उन्होंने किसी ना किसी को अपना दोस्त बना रखा होगा। क्यों मोस्टली क्या होता है परिवार में बच्चे वगैरह सब बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं और साथ में भी रहते हैं तो उनके पास मोस्टली इतना टाइम नहीं होता है कि अपने पेरेंट्स को इतना टाइम दे सके। तो उनका यही होता है जो इस एज में आ गए हैं, उनका ये है कि उन्होंने किसी ना किसी चीज़ से दोस्ती, कोई किताबों से दोस्ती कर लेता है, कोई किसी पेड़ से ही दोस्ती कर लेता है, किसी को वॉक पे मतलब चलना अच्छा लगता है कि बस मैं वॉक करता रहूँ। तो मैं जैसे देखती हूँ यहाँ पे केवी के बाहर तो सब लोग दिखते हैं तो मतलब सबके अलग अलग है, कोई मुझे किसी अंदाज में दिखता है। तो वही है कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने मतलब बच्चों को अगर अच्छे संस्कार दें तो जैसे उसका बच्चा आज अरब से आके भी 5 साल बाद, जैसे बताया जिस स्टोरी में 5 साल बाद वापस आया, वो अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ को लेके जा रहा है मॉल कि माँ चलो। अगर वही होता कि भाई बच्चे को संस्कार अच्छे नहीं दे रखे होते तो बच्चे शायद ऐसा नहीं करता, वो आता मिलता चला जाता। और वही मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए कहानी की जो ढाका मलमल है, कई बातें हैं इसमें और आप लोगों में से काफ़ी बातों की चर्चा हो चुकी है। इससे मालूम पड़ता है कि बहुत गहराई से अध्ययन हुआ है, कहानी की बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से जो कुछ मैंने सोचा है या जो मेरे दिमाग में आया है, जो बातें आई है मैं आपके सामने उसका साझा करूँ। कहानी की शुरुआत आप देखिए कि वे दोनों मॉल के अंदर हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद फिर फ्लैशबैक में कहानी चलती है और फ्लैशबैक में भी चलती है, वर्णन के रूप में भी चलती है कि किस तरह से उस मतलब क्या है कि माँ बेटे के बारे में चीज़ें बताई गई है। जैसा कि आपने इंडिकेट किया कि इसमें नाम नहीं दिया गया है, तो कहानी कोई भी हो सकता है। तो नाम नहीं देते तो ये जनरलाइजेशन है, कहानी किसी की भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा विशेष नाम नहीं है। तो इसमें एक बात तो देखिए कि बच्चे जब जो उसका लड़का पहली शुरुआत में 2 चीज़ें बताई गई है कि उसकी माँ को तमाम जीवन के उतार चढ़ाव के बाद भी एक सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है। और बेटा भी हालांकि बहुत उसका भी बैग कम नहीं है, 55 साल का करीब उसको भी हो गया है, लेकिन उसके जो भी
तनाव है ये जीवन में या जो उतार चढ़ाव है, आप देखेंगे उसके जीवन में संतुष्टि वाली चीज़ नहीं है। समय बदल गया है पूरा। आप देखिए, संभवतः हम एक कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि उसकी माँ के सामने सारे लोग उसके पास रहते थे, और लेकिन बेटे की बारी है तो शायद अर्थव्यवस्था में या जो भी देश में इतना कमाई के साधन या नहीं रहे कि वो अपने परिवार का पालन कर सकता, तो अच्छे कमाई करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ा। और नेचुरली जब वहाँ से आता है तो वो चीज़ें आप देखिए उसको पसंद है जो माँ के हाथों के बना हुआ है, और वो सारी चीज़ें ना तो उसको विदेश से मिलता है, ना वहाँ की बड़ी बड़ी मालों में मिलता है, और ना यहाँ की मालों में मिलता है, वो सिर्फ उसको घर में ही मिलता है। तो जो नीड्स है उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है मॉल का आप मतलब कि देख रहे हैं कि मॉल उसकी पूर्ति नहीं कर रहा है, मॉल के बजाय घर में उसकी पूर्ति हो रही है चीज़ें। तो एक इसका आयाम ये भी देखिए जो उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल नीड्स बताए गए हैं जो स्त्री वर्णन करती है, जो उसकी माँ है बताती है कि शादी को लेकर के, तलाक के बारे में आशंका को लेकर के, अपनी बेटी के सुख को लेकर के, ये सारी चीज़ें ऐसी बातें हैं जो कि मॉल पूरी नहीं कर सकता है। तो ये दुनिया की कहीं भी कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सकता है। वो एक व्यवस्था है, जिस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत रह रही है, वो उस सामाजिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा तो पूरी हो सकती है उसकी। बाकी कोई भी आर्थिक विकास या यहाँ तक आप मॉल की दुनिया पर आ गए, आधुनिक दुनिया में आ गए, वो पूरी नहीं हो सकती है। इसके बाद भी कहानी आगे बढ़ती है, और जब वो जिद करता है कि नहीं कि उसको माँ को कुछ ना कुछ चीज़ लेनी चाहिए, है ना, कोई ना कोई चीज़ दिलाना है उसको, तो बात ढाका के मलमल की आती है कि वो बड़ी मुश्किल से जो है माँ अपनी इच्छा व्यक्त करती है। पुराने समय में जब वो टीन एज में थी, और जब वो अपने पीयर थी, और जब उसके पिताजी जो बावर्ची थे एक नवाब के, जो नवाब उसकी जा चुके थे फिर भी उसके बावर्ची थे, और वहाँ पर उसकी विरासत में मिले हुए कपड़ों को नवाबजादियाँ जो पहनती, वो भी उनका खरीदा हुआ नहीं था विरासत, क्योंकि वो भी उससे महंगा रहा होगा, तो विरासत में मिले, उनको देख करके हमेशा शायद उनके मन में रहता ही है। टीनेज की बात बता रही है, 15-16 वर्ष की वो है, उसको एक सोचा होगा कि भाई ये शायद मिल सकता है क्योंकि इतना बड़ा मॉल है और इतनी चीज़ें अब बन रही है, तो उनके दिमाग में आया, शुरू सोच में आया संभवतः ही मिल सकती है बेटे को, तो वो अपनी इच्छा बता देती है। इसके बाद मॉल में जाते हैं, हम देखते हैं, और सब जो दुकानों के बारे में सारी चीज़ें, दुकानों के बड़े बड़े नाम हैं, संस्कृति है, परंपरा है, वुमेन है, प्रकृति है, तो सारे नाम तो ऐसे रखे हुए हैं कि जो चीज़ें आपको इनफॉर्मल ढंग से, अनौपचारिक रूप से अंतरतः जोड़ती है, लेकिन वास्तव में वो नाम ही भर है ना, ऊपरी तड़क भड़क है, सतही लगाव है, आपको अंदर से कहीं मॉल आपको नहीं जोड़ता, ये हम सभी जानते हैं। और ज़्यादातर हम जानते हैं कि जो मॉल बनाए जाते हैं या मॉल में सारी चीज़ें होती है, हम मॉल का जब विजिट करते हैं तो वो जरूरत से ज़्यादा हमारी लोभ की चीज़ें ज़्यादा आ जाती है। हम या व्यक्ति की ये पहचान ही नहीं पाता कि आखिर उसका लोभ कहाँ पर, लालसा कहाँ पर है, उसकी ज़रूरत क्या है। और मॉल की रचना उसी रूप से की जाती है कि वह मनुष्य के इस दोनों जो उसकी ज़रूरत है और लालसा है, यानी कि उसकी लोभ को जरूरत में बदल दे, है ना। और ये बहुत बात मैं जब कह रहा हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो ट्विन पुतले से संबंधित है कि एक पुतले ने तो इस देश की जो है शासन व्यवस्था पर कब्जा किया, जो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है, फिर उसके बाद विस्तारवादी नीति आई। तीसरे का बताया कि उन्होंने यहाँ के आर्थिक आधार को, जो मलमल का ढाका बनता था, वो किया, वो सारी चीज़ें हैं। कहानी का अंत जिस तरह से होता है वो बहुत ही यदि इस कहानी को व्यष्टि लेवल से शुरू होता है, एक माँ बेटे के पारिवारिक की कहानी है, और ये शुरुआत होता है कि मैक्रो जगत से हमें जोड़ता है। और वो कहता है कि आखिरी जो आप देखिए कि वो जो पुतला जो कह रहा है, यानी कि उसके में थर्ड पर्सन के रूप में जो लेखक उस पुतले को बता रहा है कि जब ये दोनों खरीदारी नहीं किए हैं उन्होंने, तो मैं बेशर्म होकर के इनका अभिवादन क्यों करूं। तो इसका मतलब है कि ये मॉल उनके लिए है जो खरीदारी करते हैं, उनको वेलकम नहीं है जो खरीदारी नहीं करते हैं, उनके लिए उनको वेलकम है जो कि खरीदारी करते हैं। तो यहाँ पर भी ये है कि ये सब जो हमने जमाया, हम झुक रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये आप यदि यहाँ पर खरीदारी नहीं करें तो आप इसके योग्य ही नहीं है। इस संस्कृति के या इस माहौल के, इस सभ्यता में रहने योग्य नहीं है। बल्कि और इतना यदि नहीं भी कहा जाए लोकतंत्र में, इतना तो कहा जाता है कि आप यहाँ आने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि आपको जो है अपनी चीज़ों पर अटके हुए हैं। मॉल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको खरीद करके आपका मन बहलना चाहिए, आपका मन डेविएट होना चाहिए, अपने शब्दों में कह रहे हैं, तो वो उससे मन ललचाना चाहिए। आपको ललचा नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये आप में कमी है। मतलब कि
कि मॉल में जाकर के हम कुछ चीज़ नहीं ला रहे हैं तो ये आप में कभी, अगर आप देखें दैनिक जीवन में भी हम देखें कि यदि हम कोई चीज़ जाते हैं, अपने घर में भी बात करें कि हम वहाँ गए थे, वहाँ दुकानों में गए थे, कुछ लेके नहीं आते हैं या बहुत छोटी चीज़ लेके अभी आ गए, तो बच्चों की इच्छा तो इतने बड़े मॉल में गए मम्मी पापा और कुछ भी लेके नहीं आए, उनका तो मन पूरा उसमें ओत प्रोत हो चुका है नए जनरेशन का, लेकिन पुराने जनरेशन उसके योग्य ही नहीं बनते हैं जब तक आप चीज़ खरीद के लाते हैं। इन सारे ताना बाना में से जो है लेखक ने अपनी बात कही है, और भी बातें आगे सेकंड राउंड में कुछ बात करेंगे कि जो इसमें छूट गए हैं, जो चीज़ें आ गई हैं। ओवर टू एनिमेश। मैं एक बात जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो दोनों बेटों का जो कंपैरिजन, तो बाकी सारे आयाम सबने वो कर लिए, तो दोनों बेटों का कंपैरिजन उन्होंने दिया है कि एक बेटा बाहर जाके और फिर आ रहा है वापस 6 महीने में आता है या 12 लेट आता है, दूसरा बेटा घर पे ही रहता है। अब जो बाहर से आ रहा है, हमें ये लगता है कि मतलब वो अपने माँ के प्रति, हमें जनरली ये लगता है कि जो बेटे दूर चले जाते हैं उनका हमसे मोह कम हो जाता है, या उल्टी बात दिख रही है। जो बाहर रहते हैं बल्कि उनको फिर भी ये लालसा रहती है कि हम वापस अपने देश से जुड़े या अपने परिवार से जुड़े। जो बेटा घर में रहता है वो घर में रहते हुए भी माँ की सुविधाओं का या माँ की इच्छाओं का या किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा उसको परवाह नहीं है, ना उसको है ना उसके बच्चों को। बच्चे तो मतलब जवान हैं, सब कुछ है, बाहर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको घर में रहती हुई एक बूढ़ी दादी के प्रति कोई खास लगाव नहीं है। तो ये जो हमारे मन में मिथ होती है ना कि भाई परिवार इकट्ठा रहे तभी आपस में प्रेम और सौहार्द बनता है, ये इस चीज़ को थोड़ा सा अलग उसमें बताती है कि प्रेम और सौहार्द कोई पास में रहने या दूर रहने से बढ़ता या घटता नहीं है। अपने अपने स्वभाव होते हैं और अपनी अपनी हर एक बच्चों की अपनी अपनी तरबियत तो बराबर बेशक कर लो, लेकिन उनके स्वभाव इतने अलग अलग होते हैं कि कोई ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, कोई ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं रहता है। बाकी तो कहानी में जो आप सबने बताया कि छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से बहुत बढ़िया उन्होंने वो बताने की कोशिश की है कि हमारी मतलब एक तो ये बड़ा कंट्रास्ट दिखा है कि एक ही जन्म में माँ 70 साल 60-65 साल की है, उसके बचपन में और आज की दुनिया में कितना बड़ा फर्क आ गया है। मतलब जो चीज़ें उस समय इम्पोर्टेंट थी और बहुत ही ऐसी मानी जाती थी, उनको आज कोई जानता ही नहीं। मतलब एक ही जनरेशन में इतना बड़ा चेंज आ गया कि पहली वाली जनरेशन की बातें नई जनरेशन समझ ही नहीं पा रही है। ढाका मलमल क्या भला होती है वो उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। ये जो चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ चॉइसेस हो गया है एक जनरेशन में, ये बहुत ही फास्ट हो रहा है। अभी तो अब जो दुनिया चल रही है उसमें तो मेरे ख्याल पहले तो एक जनरेशन लगती थी, अब मेरे ख्याल 15 साल 20 साल 10 साल में इतना फर्क आ जाता है कि एक बच्चा अगर आपका 30 साल का है और दूसरा 10 साल का है, उनके टेस्ट में और उनके उसमें दिन रात का फर्क हो गया। तो स्थितियाँ बहुत तेजी से बदलती जा रही हैं। उसमें अंग्रेजों का हाथ रहा है पहले वाले स्थितियों के बदलाव में, ये बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। बाकी तो आप लोगों ने सबने हर आयाम की बात तो सही थी कि वो एक बेटा आया और वो समझ रहा है, लेकिन साथ वाला वो नहीं समझ। तो यहाँ वो जो लड़का आया है वो 5 साल में आया, 5 साल में वो उसके पास रहेगा सिर्फ 1 महीना। तो 1 महीने में ना 5 साल की जिंदगी उसको जिला देना चाहता है। और वो जो घर में रहता है घर की मुर्गी दाल बराबर वो वाली चीजें, मैं तो समझ में ही आता ही हूँ ना, मैं तो स्पेशल उनको फील करा के क्या सारी चीजें तो नहीं तो करता हूँ। तो आया कभी कभी आया है, एक दिन भी आया तो देगा। एक लाइन में और है, जब वो छोटा कंप्लेन ये करता है कि वो बड़े बड़े को को ज्यादा हाँ, प्यार करते हैं। बड़े को ज्यादा ये भी एक लाइन है, तो इसमें उसको बड़े छोटे को लगता है कि हाँ बड़े ये होता है। ये हर बच्चे पास में बड़ा रहता है, बड़े को लगता है। हाँ हाँ तो घर में भी आता है। एक बिंदु आप सब लोगों से थोड़ा सा छूटा है, और वो कहानी के अंत में एक बड़ी सटीक बात कहता है, जिस मैंने बार बार सर प्रहसन का उपयोग किया, वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँचा। अब मैं उसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ।
लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने एक तो सती प्रथा का एबोलिशन के लिए कार्य किया था, एक जो कॉलोनियल पीरियड का एजुकेशन सिस्टम था उसका विस्तार का काम भी उसी शासनकाल में हुआ। तो वो जो देख के टोपी और वो जो बात हो रही है ना कि औपनिवेशिक काल की जो शिक्षा पद्धति 18वीं 19वीं और 20वीं और 21वीं शताब्दी तक आ गई है, औपनिवेशिक मानसिकता और औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति की वजह से इन्होंने कहा कि अभी 30 साल का और 10 साल में जो अंतर आ रहा है वो इस वजह से बहुत रफ्तार से आ रहा है। रफ्तार से एक कारण तो ये, दूसरी बात ये है कि हम सबके जीवन में शब्दकोश सिकुड़ता जा रहा है। अब आप कहोगे 10 साल के बच्चे को जा थान में से कटपीस ले आ, उसको कहेंगे कि ये कौन सा फॉरेन शब्द बोला है उसने, जबकि आम चलन का ही शब्द है। लेकिन वो रेडीमेड कपड़े खरीदता है तो उसने कभी थान देखा ही नहीं, लेकिन आज भी चलन में है, कटपीस भी होता है। तो वो कॉलोनियल जो मेंटेलिटी है, तो वो शिक्षा व्यवस्था की वजह से मॉल कल्चर तो स्थापित हो गया या शोरूम स्थापित हो गया, लेकिन और वहाँ पर दुकानों का नाम रखा है जैसे अतिथि देवो भव वसुदेव कुटुम्बकम का जो हमारी टैगलाइन है, उस आधार पर नाम तो रखा गया है, चकाचौंध है, नियॉन लाइट है और सब चमकीला लग रहा है, लेकिन उसके अंदर मॉल में काम करने वाले उन लोगों को ही पता नहीं है कि ढाका मलमल क्या होता है। तो ये अपनी चीज़ों के प्रति हम उदासीनता का जो माहौल है ना, कि आपको अपने शहर के चौक चौराहे नदी बावड़ी के बारे में नहीं पता और यूरोप में किसी गली के बारे में आपको 10 चीज़ें पता है, तो हम पूरे साल ही यूरोप में रह रहे हैं, हमारे शहर में नहीं रह रहे। ये 90% लोगों की आज की स्थिति है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट खींचा गया है ना, ये एक कहानी में एक बात ये भी बताती है। और एक आपने कहा कि बड़े पुत्र और छोटे पुत्र के बीच में, छोटा वाला पुत्र क्या है कि कमाऊ जीवी, वो कमा नहीं रहा है, पीठ दर्द के कारण अब वो मकान का एक भाग है जो किराए पे चढ़ा दिया गया है, दूसरा बिरयानी का ठेला लगता है, तो वो घर में है, सुपरवाइज़र के रूप में है, सुपरविजन के रूप में घर की देख रेख कर रहा है और घर का हेड ऑफ द फैमिली बड़ा वही है क्योंकि पिता है नहीं, तो बस उसकी वो सुपरवाइज़र या सुपरविजन के रूप में उसकी एक हस्तक्षेप है घर के अंदर और वो कमा रहा है। तो कमाने वाले के प्रति एक आग्रह होगा, एक आग्रह हमारी भारतीय मानसिकता में रहेगा। तो जैसे अब इसको और सिरे से भी जोड़ देते हैं कि जितने भी वेलफेयर के प्रोफेशन थे आज सबसे ज़्यादा कमाऊ प्रोफेशन बन गए, जबकि वो कमाने के लिए खोले नहीं गए थे। वकीलात का पेशा, डॉक्टरी का पेशा, समाज सेवा और राजनीति का पेशा, ये तीनों ही पेशे सबसे ज़्यादा कमाऊ पेशे बन गए, जबकि ये वेलफेयर के पेशे तीनों ही। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया आज़ादी के इतने सालों बाद। एक बात है। दूसरी बात ये कि ये जो बुनी हुई हवा है जिसको ढाका मलमल कहा गया, इसके 3 शब्द और भी हैं। इसको एक तो शबनम भी कहा जाता है और एक बाफती हवा, जैसे हमारे में भी कहा जाता है कि बाफ, राजस्थानी में कहा जाता है कि बाफ बहुत चल रही है, बाफला बहुत, बाफती हवा भी कहा जाता है, और एक इसको आबे रवा भी कहा जाता है, आबे रवा। ये 3 नाम और दिए गए हैं। और इसका जो सूत कताई के बाद जो महीन धागा बुना जाता है, महीन धागा के सही ढाका मलमल कौन सा है, नकली कौन सा है, इसकी पहचान कैसे की जाए। जो सही ढाका मलमल होगा, जो इतनी महीन कताई से महीन बुना गया है, 800 से 1200 धागे होंगे उसके अंदर अगर वो ओरिजिनल ढाका मलमल है, और 800 से 1200 धागे उसके अंदर नहीं होंगे तो वो नकली ढाका मलमल का कपड़ा होगा या किसी ने आपको उल्लू बना के वो दे दिया गया। एक बात ये आ गई। और एक ये इस तरह की जो चीज़ें निकल कर आई है, वो सबसे ऊपर जो ढाका मलमल निकलता है वो तो सबसे ऊपर है प्योर फॉर्म में, उसके नीचे जामदानी भी होता है, फिर एक यूरोपियन ऑर्गेंडी भी होता है, यूरोपियन ऑर्गेंडी के बाद बंगाली मलमल भी होता है। ये 4 तरह के प्रकार निकल कर आए हैं हमारे वहाँ पर। तो ये जो एक महत्वपूर्ण लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट का जो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था का जो औपनिवेशिकरण के बाद औपनिवेशिक सोच जो विस्तार लिया, वो बार बार उसी के चुटिला व्यंग है वहाँ पर। उसको जब तक आप समझेंगे कि वो हैट दे के वो कह रहा है कि भाई मेरी शिक्षा व्यवस्था इतनी हावी है कि आपकी परंपरा, संस्कृति, वुमेन वगैरह वो सब वो तख्ती पर लगे हुए हैं, बाकी तो मैं सबकी सोच में वो कॉलोनियल मेंटालिटी अब घर बसर इस तरह से हावी हो गया है कि आप उसको मिटा नहीं सकते।
ये कहानी का बड़ा संदेश है। बिल्कुल। उन्मेष जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अभी इनके नाम जैसे ही अनिमेश मुखर्जी से अभी हमारी वार्तालाप ठाकुरबाड़ी किताब के लिए हुई थी। उसमें उस किताब में एक वर्णन है कि अंग्रेजों ने अपनी पढ़ाई का सिस्टम ऐसा बनाया था कि यहाँ के लोग बाबू बने। बाबू कल्चर और बाबू जो वर्ड है वो बेबून्स है, बंदर की लंगूर। लंगूर्स है। मतलब वो उनकी व्यवस्था रहती कि बस ये नकल करते रहे, इनमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं रही। ये बात सही है कि मैं भी ये महसूस करता हूँ कि ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हर साल आ तो रही है, लेकिन अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी वो समाप्त नहीं हुई। अभी भी बेबून कल्चर ही का ऐसा नहीं। इससे मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये मैं बिल्कुल चलो इसी संदर्भ में, कहानी के संदर्भ में आई है बात, थोड़ा दूरी से, डायरेक्ट तो नहीं है ये। जब हम ये कहते हैं कि भाई जो अंग्रेजों की बनाई शिक्षा पद्धति ये चल रही है, तो इससे हमारी एक जो असमर्थता है वो भी जाहिर होती है कि हमारे में इतना मतलब कि क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे में वो क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि हम अल्टरनेट को डेवलप कर सकें। क्षमता ही नहीं है। इस समाज की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो या तो समाप्त हो चुकी है या इतनी गहरा रसातल पर चली गई है कि वो बाहर ही नहीं आ रही है। तो आप जो है उसी में लिपापोती करके उसको चला रहे हैं, तो आप में कैपेसिटी नहीं है, वो कुव्वत ही नहीं है कि आप इसका अल्टरनेट आगे बढ़ा सके। ये भी, इसको भी विचार कीजिए। ये केवल अंग्रेजों को दोष देने से काम नहीं चलेगा कि वो तो अपने करके चले गए। आज यदि अब कह रहे हैं कि वो तो दे के चले गए और हम उसी कॉलोनियल माइंडसेट के साथ जी रहे हैं या उसी शिक्षा व्यवस्था में जी रहे हैं, इसका एक दूसरा अर्थ ये भी होता है कि हमारे में वो टैलेंट ही नहीं है, हमारे में कुव्वत ही नहीं है, हमारे में क्षमता ही नहीं है कि हम इसका अल्टरनेटिव जो है और जितना हम बढ़ रहे हैं इसी के सहारे बढ़ रहे हैं। तो जो भी आज की तारीख में बेस्ट अवेलेबल यही चीज़ है हमारे सामने, इसके आगे दूसरा है ही नहीं। मतलब लेकिन इंडियन मेंटेलिटी में ये भी तो है ना कि इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। अरे क्यों बोलना इंग्लिश जब हमारी हिंदी भाषा है। आज फ्रांस चले जाइए, आप कोई इंग्लिश नहीं बोलता, वो सब अपनी भाषा में फ्रेंच में बोलते। क्यों? उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आता। हम लोग इंग्लिश नहीं बोला, ये तो हिंदी बोल रहा है। ओहो, मतलब स्कूलों में ये देखो फीड कर देते हैं। खाली ये इसमें ही नहीं है, एजुकेशन के संदर्भ में ही आप दूसरी चीजों में देख लीजिए, आप लेखन में भी देख लो या म्यूजिक में भी देख लो। जो पुराना पड़ा हुआ है उसी को हम वो पहुंच कर चमका के सामने लेकर आ रहे हैं। ढाई वाली फेर बदल करके, चाहे म्यूजिक की पिक्चर है या गाने हैं या म्यूजिक की वो धुने हैं, हर चीज में आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे कैपेबिलिटी नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है, कैपेबिलिटी है, पर क्या है, कौन सी नीति है, उसको प्रोत्साहन नहीं है या प्रोत्साहन के अलावा ऊपर से नीचे तक ना इतनी सारी चीजें होती हैं, तो उनको लगता है यार अगर सब चीजें नई चीज के लिए अडॉप्शन करना लोगों को थोड़ा सा लगता है। पहला कदम कोई भी इतने अड़ंगे हैं और इतना भाई भतीजावाद है कि वो चीजें नहीं जाती हैं। ऐसा एक आर्टिकल भी था। ऐसा नहीं है कि मतलब आज भी देखो रेलवे में बाबू बनने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, वो बाबू कल्चर। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ऐसा एक आर्टिकल भी टैलेंट, पढ़ा। सर टैलेंट की बात नहीं करते हैं। जैसे मैं एजुकेशन विभाग की, जैसे मैं अभी कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ हमारी उत्पत्ति और आसपास की चीज़ें, तो मुझे 40-41 साल का होने के बाद पता चला है कि भाई भीनमाल से शिवाली ब्राह्मण समुदाय की उत्पत्ति को माना गया। मुझे ये तो बता दिया घर वालों ने, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, जिसने इन्फिनिटी की खोज की, वो भी भीनमाल से आते हैं। आर्यभट्ट उसके बाद आते हैं। और इसका उल्लेख किसने किया? विलियम डैरेल इम्पेर थे, उन्होंने हिस्ट्री बुक्स में उल्लेख किया ब्रह्मगुप्त का। तो अब हमको बताया ही नहीं गया। और ब्रह्मगुप्त की थ्योरी अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाएगी, ये सर जो कह रहे हैं ना स्कूल करिकुलम में, तो हम चीज़ों को जोड़ा ही नहीं ना हमने। तो स्कूल में हमें क्यों ये सारे मुगल भाषाओं को क्यों पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री को हटा ही देना चाहिए ना, हम लोगों को लेते नहीं। नहीं गलत हिस्ट्री है। वही तो कहने हमें नहीं पढ़ना है। इतिहास थोड़ी हटता है।
इतिहास ज्यादा समाधान नहीं है। इतिहास से पढ़ने का जो इंटरेस्ट राजमहल भी अच्छा है। नहीं, जैसे अभी मैं जर्नलिज्म पढ़ रही भाई हटाओ उसमें मत, लेकिन जो What discuss करना है ना, ग्लोरीफाई किया तो कंसेप्ट ही चेंज हो गया। भगवान विष्णु के पहले तीर्थंकर बने गूगल हिस्ट्री जो और पढ़े उस समय उन्होंने के वर्ष दूसरे 1 साल तक उनको भाई कोई इंडिया नहीं से होते होते इंडिया वो के जहाँ बड़े भी जाते कोई भाई नहीं देता, कोई भाई भैंस देता, वो कोई ये सिकंदर खाना नहीं देता था। तो सबसे पहले जिसने खाना करने का रस अपना नहीं, पढ़ाई का सिस्टम तो पढ़ाई का सिस्टम तो अपने यहाँ चेंज हो गया। साफ साफ की बात पे मैं जोड़ना चाहूँगा। साथ साथ वो कह रहे हैं कि क्या हमारे अंदर इतनी वो नहीं, सवाल मुझे ये लगता है सत्ता का एक चरित्र है। सत्ता वो अंग्रेजों की हो, मुसलमानों की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सत्ता का चरित्र है। और सत्ता कभी भी ओरिजिनल थिंकिंग को प्रमोट करती है। सत्ता हमेशा एजुकेशन को मार्जिनलाइज करती है, आज भी यही है। और इसी कारण है आज की कोई सामर्थ्य की कमी का सवाल नहीं। एजुकेशन प्रमोट कौन करे? गवर्नमेंट करे, और सत्ता कभी नहीं। पर यहाँ पे जो सर, सोशल मीडिया को जिसको हम आजकल बहुत गालियां देते हैं, उसका बहुत अच्छा रोल भी है अगर हम उसको इस्तेमाल अच्छे करें। लोग हर चीज से इतने बढ़िया बढ़िया उसके ऊपर हमको पॉडकास्ट और वो मिलेंगे कि जो हिस्ट्री या जो भी चीजें हमको आज तक पता पता नहीं, ही जैसे नहीं। आपने कहा भीमवाल की बात, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हमको पता चल रही है, अभी जो पॉडकास्ट कोई में किसी आते हैं। किताब में या किसी में ऐसे में नहीं है। मतलब बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं, बहुत से ऐसे लेखक हैं, बहुत से ऐसे दूसरे मतलब हर विधा में ऐसे लोग हैं जिनका हमको पता ही नहीं था बिल्कुल ही। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं हमारे इतिहास में जिन्होंने कम बीच में 800 900 साल तक ना किसी मुगल को आने दिया, ना किसी मतलब अपना राज्य था उनका, लेकिन उनके बारे में हमें इतिहास में आज तक पढ़ाया ही नहीं गया। अब वो सोशल मीडिया के थ्रू जो भी रिसर्च कर रहे हैं, अच्छा रिसर्च करना भी उनके लिए आसान हो गया है क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। तो ये चीज़ें वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखें या अच्छे साहित्य को या अच्छे उसको पढ़ें। पर ये एक उसका बहुत ही पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइड है सोशल मीडिया की। एक आपने बात की इसके बारे में, एक तो आपको बिल्कुल ठीक कर सहमत हूँ कि हर एक इंडिविजुअल मॉडल कोई चीज़ हम जनरलाइज नहीं कर सकते। बात का एक कारण है। दूसरा आपने कहा कि जनरेशन गैप, मुझे लगता है कि जनरेशन गैप तो अपने अंदर है। हम ही तो बच्चे थे, हम ही किशोर हुए, हम ही जवान हुए, हम ही बूढ़े हुए। आज तो कहीं वैसे दिखते नहीं लोग। पुराने जमाने में मेरे दादाजी भी थे, कमर झुके हुए लोग थे। तो एक ने मजाक किया, दादाजी ये धनुष कहाँ से खरीदा, ऐसे बोले जवान आ। उसने कहा बेटा जिंदा रहो, धनुष में मिल जाए। तो ये जो जनरेशन गैप एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा हाइप किया, ये हमारे खुद के भीतर विचारों का परिवर्तन। यहाँ पर मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहले तो पुरोहित जी ने जो बात कही है कि सत्ता का चरित्र ऐसा होता है कि जो बदलने नहीं देता है। सत्ता का चरित्र हर देश में है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है। वहाँ पर ओरिजिनलिटी को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? उन्हीं की सरकार, वही तो बात है ना भाई, हमारे द्वारा ही हमारे में से तो सरकार के लोग बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, इंटरनल स्ट्रेंथ की कमी है। इस बात को मानिए। ये केवल कह देने से कि सत्ता जो होती है चरित्र वगैरह का वैसा का वैसा होता है, बदलने नहीं देता, ओरिजिनलिटी को लाइक नहीं करता। तो वो इंग्लैंड की सत्ता क्यों लाइक करती है, अमेरिका के ओरिजिनलिटी को क्यों लाइक करते हैं, फ्रांस को क्यों लाइक किया जाता है, दूसरे देशों में किया जाता है। नंबर एक बात। दूसरी बात आपने जो सोशल मीडिया की कही है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे चीज फेक भी होते हैं, ये एक याद रखिए। बल्कि मैंने 90% मैंने चीज देखा है जिसके कोई रेफरेंस नहीं है और झूठी बातों को देते हैं, वो चीज है ही नहीं। आप देखिए, जब हम मुगल सत्ता की बात करते हैं, एक बात को मत भूलिए, मुगल सत्ता में जो आप जैसे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 हिंदू थे। आप देखिए
ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप एक आज की तारीख में ये भी दौर चल रहा है कि एक धर्म वालों को दूसरे धर्म से भिड़ा दें। इसको आप मत, इस बात पर मत भूलिए। तो सोशल मीडिया का वो लोग भी उपयोग कर रहे हैं जो इस तरह से भेदभावों को आगे बढ़ाने वाले लोग भी कर रहे हैं। तो ये हमको देखना पड़ेगा, और ज़्यादातर यही हो रहा है एक्चुअल में। सोशल मीडिया पर जो चीज़ कर रहा है वो इतना ऑथेंटिक है, इसका भी हमें पता कर लेना चाहिए। ये मान नहीं लेना चाहिए कि वो सारी की सारी जो हमें परोसा जा रहा है सही है। मतलब वो इस बात का देखना बहुत जरूरी है। हाँ, और यदि हम नहीं कर सकते, उसको मान रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम भी उस मिथ्या संसार में जी रहे हैं। मतलब हाँ, कम से कम किताबों में ऐसा होता है कि किताबों में ऑथेंटिक मिलेगा आपको, क्योंकि गलत सलत छापते हैं तो कोई भी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। और ये चीज भी अब सोशल मीडिया के कारण हो पाई है कि किसी ने गलत छापा तो उसको पहले इनके कहने का मतलब है कोई पढ़ता नहीं है, ये सबके हाथ में है। तो मान लो सही गलत तो हमारी समझ है, हाँ, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि कभी वो जो कुछ सोचे करनी है साहित्य है वो हर किसी के पास होता है, पढ़ते भी नहीं क्योंकि इसको आसान विश्वास करना चाहिए। चलिए मैं अपनी बात कर लूँ आप। बिल्कुल, हाँ, बोलो आप। साथियों, एक्चुअली आज एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था मेरा।